So we did this topic last, assistant in assisting foreign trade. Next was promoting economic development. भाई how a bank can promote economic development, बड़ा आसान है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन, अगर बैंक आपको पैसे ही नहीं देगा बिजनेस करने के लिए, विल यू बी एबल टू डेवलप योर सेल्फ एज अ बिजनेसमैन? बिल्कुल भी नहीं. देयर आफ्टर, जब बैंक वाले लोगों की सेविंग्स के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिटी के पास, तो अल्टीमेटली बिजनेस कम्युनिटी की फंडिंग होती है, और बिजनेस कम्युनिटी तो पैसा कमाएगी कमाएगी. व्हाट्सएवर इंटरेस्ट दे आर गोइंग टू पे बैक टू द बैंकर्स, बैंक उसी इंटरेस्ट के पैसे से हमारे जैसे डिपॉजिटर्स को भी इंटरेस्ट देते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा भी कैपिटल फॉर्मेशन हो गया. देयर आफ्टर चिल्ड्रन, हाउ बैंक्स प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. इफ बैंक नो कि भाई गुजरात में डिपॉजिट्स बहुत आ रहे हैं बट लोनिंग नहीं हो रही वहां पे, बट मध्य प्रदेश में लोनिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो बैंक्स अपनी ब्रांचेस दूसरे स्टेट्स में ओपन करेंगे, एंड व्हाट्सएवर डिपॉजिट दे आर गेटिंग इन वन स्टेट उसको दूसरे स्टेट में चैनलाइज कर देंगे. तो लाइक दिस ईच एंड एवरी एरिया वुड ग्रो इक्वली. प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल. अभी स्वावलंबन योजना एक आई है बैंक की, जहां पे 10,000 रुपये का लोन मिलता है लोगों को. जब वो लोन से अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, कमा के 10 वापस कर देते हैं, बैंक कहता है नाउ यू आर एलिजिबल फॉर 20,000. फिर उनको 20 लोन मिलता है, जब वो उसको लेकर बिजनेस करके पैसा कमा के वापस करते हैं, बैंक से नाउ यू आर एलिजिबल फॉर 50,000 रुपीज. तो आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ती जाती है क्योंकि आपकी सॉल्वेंसी बेटर है बेसिकली. सो ये रिसेंटली अभी बैंक्स लाइक एचडीएफसी एंड आईसीआईसी बड़ा प्रोपेल कर रहे हैं लोगों को इस तरह का लोन देने में. तो लाइक दिस बैंक प्रमोट्स डेवलपमेंट. हाउ मार्केट इज एक्सटेंडेड. जस्ट होल्ड. तो मार्केट के एक्सटेंशन की हम बात कर रहे थे चिल्ड्रन, कैसे ये मार्केट एक्सटेंड होता है. सिंपल सी बात है कि भाई अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं चिल्ड्रन, एंड सो कॉल्ड आपको अब बिजनेस एक्सपैंड करना है, बट यू डू नॉट नो कि मार्केट कैसा है वहां का, तो बैंक आपको मेनी अ टाइम्स लोन तो देंगे ही देंगे, वो रिसर्च रिपोर्ट भी आपको देते हैं बिजनेस सिनेरियो की, ताकि आपको ये पता लग पाए कि भाई दूसरी प्लेस में बिजनेस कैसा है. मान लीजिए कि आपको लेवाइस का स्टोर अपने शहर में ओपन करना है. लेवाइस कह रहा है कि हमको 5 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट दीजिए, अश्योरेंस दीजिए कि अगर आप भाग गए तो हमारे पैसे कहाँ से आएंगे. अब भाई आपके पास 5 करोड़ रुपए तो है नहीं. व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने घर के पेपर्स, रजिस्ट्रेशन पेपर्स बैंक को सबमिट कर दीजिए. बैंक आपको एक बैंक गारंटी दे देगा 5 करोड़ की. अब बैंक गारंटी का मतलब बैंक पैसे नहीं देगा, बैंक लेवाइस इंडिया को एक प्रेम पत्र दे देगा कि भाई वी प्रॉमिस कि अगर ये पर्सन भागता है तो इसका घर बेच के पैसे हम देंगे आपको. तो इन दैट केस लेवाइस इस प्रॉमिस पे आपको 5 करोड़ के गुड्स सप्लाई कर देगा. सो दैट अश्योरेंस गिवन बाय द बैंक इन केस यू रन अवे, वी विल पे द मनी, दैट इज नोन एज बैंक गारंटी बेसिकली. समझ में आ गया बैंक गारंटी क्या होती है. तो ये मत सोचिएगा कि बैंक गारंटी का मतलब आपको पैसा देना पड़ता है या बैंक पैसा देता है. नो, बैंक आपके बिहाफ पे किसी को प्रॉमिस करता है. तो लेवाइस हो गया क्रेडिटर, आप हो गए डेटर, बैंक यहाँ पे श्योरिटी का काम करता है. SURETY. सो बैंक विल गिव द गारंटी कि अगर ये पर्सन भागता है जिसने लेवाइस का फ्रेंचाइज लिया, और स्टॉक अगर उसकी शॉप पे नहीं भी है, कुछ भी होता है, 5 करोड़ रुपए हम आपको पे करेंगे, और बैंक आपसे उतने रुपए की कोई प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी रखवा लेगा. समझ गए. हाँ पूछिए आर्यन जी. तो जैसे लोन के केस में अगर हमारे जैसे जैसे अगर हमारा सेल्स हमारे पास स्टॉक है 40 लाख का, तो बैंक जैसे 30 लाख या 35 तक का लोन देते हैं. हाँ सर इस केस में सर अगर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा होगी तब 5 करोड़ की गारंटी देगा. नहीं, प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू नहीं, जैसे लैंड की बात होती है. गॉट इट क्लियर. मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी तो 50 करोड़ की है, बट उसकी लैंड वैल्यू सिर्फ 30 करोड़ है. गॉट इट क्लियर. वो भी गवर्नमेंट का सर्कल रेट जो होता है, उस सर्कल रेट के हिसाब से बैंक उसको वैल्यू करेगा. मार्केट वैल्यू तो प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा होती है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के प्राइस के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद में सिविल लाइन्स एरिया में प्रॉपर्टी कुड बी से गवर्नमेंट का जो प्राइस है, इट कुड बी लेटस से 50,000 रुपी पर स्क्वायर यार्ड. वॉट इट क्लियर. बट मार्केट का जो प्राइस है इट इज लेटस से 1 लाख रुपी पर स्क्वायर यार्ड. तो बैंक उसको 1 लाख नहीं मानेगा, बैंक 50,000 मानेगा जो गवर्नमेंट का रेट है. वॉट इट. जैसे आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं, अब आपने तनिष्क से कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट खरीदा लेटस से 2 लाख रुपए का, बट उसमें 30,000 तो मेकिंग चार्ज है. गोल्ड कॉम्पोजिशन उसके अंदर जितना होगा, बैंक उसी के हिसाब से आपको लोन देगा. वॉट इट क्लियर. तो ये बैंक गारंटी समझ में आ गया. चिल्ड्रन बैंक गारंटी अंडरस्टूड. नव्या गॉट इट.
चलो, Yes, sir. हाउ बैंक डेवलप्स एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स अमंग पीपल। बहुत आसान सी बात है भाई। अब बैंक भी चाहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करें। आपने अगर बैंक से लोन लिया 5 साल का और 2 साल बाद आप बैंक के पास वापस पहुंच जाएं, लीजिए जो पैसे बचे ले लीजिए, हमारा लोन खत्म कर दीजिए, बैंक मैनेजर बेचारा ऐसा उदास हो जाएगा जैसे आपने उसको पार्टी में बुलाया था और पार्टी कैंसिल हो चुकी है अब। क्यों भाई, बैंक जब लोन आपको देता है तो बहुत अच्छा फील करता है, उसको इंटरेस्ट इनकम मिलती है। बट जब आप लोन का पैसा वापस कर देंगे, क्या बैंक को आपसे इंटरेस्ट मिलेगा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मेनी अ टाइम्स यू से टू द बैंक कि भाई हमारी कंपनी है, हमको शेयर इशू करने हैं। बैंक कहेगा नो प्रॉब्लम, वील एक्ट एज अंडरराइटर आल्सो। तो बैंक सो कॉल्ड आपके लिए अंडरराइटर का भी काम कर देगा। एंड मेनी अ टाइम्स बैंक कुछ इस तरह का बिजनेस भी स्टार्ट कर चुके हैं चिल्ड्रन। डीएसए, ये क्या होता है सर? डायरेक्ट सेल्स एजेंट। तो आप बैंक से बोलिए कि हम आपके डायरेक्ट सेल्स एजेंट बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज आपके कोई जानने वाले हैं, वो कार खरीदना चाहते हैं। अब उन्हें नहीं पता कि वही तरीका क्या है, और बैंक भी उनके साथ इतनी सो कॉल्ड दिमाग नहीं लगाना चाहता। तो यू कैन डू ऑल द पेपर वर्क। आप उस पर्सन से जाके जिसको कार लोन चाहिए, सिग्नेचर एंड ऑल ले लीजिए, उसको लोन मिल जाएगा, उसे कार खरीद लेगा, बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा आने वाले टाइम पे, एंड यू विल गेट सम कमीशन एज वेल एज मेनी अ टाइम्स बैंक इन एम्प्लॉयज को सैलरी भी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द न्यू टाइप ऑफ entrepreneurship that is being developed basically. Got it clear? आप बैंक के लोन एजेंट बन जाइए। अब लोन एजेंट का क्या काम है? मान लीजिए मेरे को 10 करोड़ का लोन चाहिए, गॉट इट क्लियर, और मेरे को नहीं पता कि भाई बैंक से कैसे बात करनी है ऑल दैट। तो आप मेरे बिहाफ पे बैंक से बात करेंगे, बैंक प्रपोजल चेक करेगा, आप मेरे को लोन दिलवाएंगे, और बैंक आपको 10 करोड़ के लोन पे 1 लाख रुपए कमीशन दे देगा। लॉजिक समझ में आ गया? सो दीज आर द न्यू टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर बीइंग डेवलप्ड, जो पहले नहीं हुआ करती थी। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि बैंक के एम्प्लॉइज घर आके अकाउंट खोल देते हैं आपका। तो मेनी अ टाइम्स वो बैंक के पेरोल्स पे काम करते हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज होती हैं। मेनी अ टाइम्स वो बैंक के एजेंट्स होते हैं, बैंक उनको हर अकाउंट पे कुछ कमीशन पे करता है। समझ में आ गया? अभी Amazon ICICI क्रेडिट कार्ड एक आता है, जिसपे आपको 5% का डिस्काउंट मिलना ही मिलना है, कुछ भी प्राइस चल रही हो मार्केट में। ऐसे ही फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का भी क्रेडिट कार्ड आता है। तो Amazon वालों ने ICICI बैंक से टाई अप कर लिया है, गॉट इट क्लियर, कि भाई हम आपके लिए कस्टमर ढूंढ के लाएंगे, आप उन्हें क्रेडिट कार्ड दीजिएगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। अंडरस्टूड? सो दीज आर द न्यू टाइप ऑफ entrepreneurial एक्टिविटीज दैट आर बीइंग डेवलप्ड दीज डेज। सो आई होप सो ऑल द सो कॉल्ड पॉइंट्स आर वेल अंडरस्टूड कि बैंक कैसे काम करता है। चलिए, तो आपके बोर्ड में तो इसको पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, बट इससे रिलेटेड खूब क्वेश्चंस मिलेंगे। सो इट इज अगेन एंड अगेन एवरी टाइम सेड कि सिर्फ उतना मत पढ़िए जितना सिलेबस में लिखा है, क्योंकि दाएं बाएं कुछ भी पूछ लिया तो आप फंस जाएंगे। तो एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक बिकॉज सिलेबस में अगर कटा है। हाँ, ये जरूर पूछ सकते हैं हाउ कमर्शियल बैंक्स और रिजर्व बैंक और हाउ बैंकिंग सिस्टम इन अ कंट्री इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। चलिए लिखिए 4 नंबर में। अब जब आपने रोल ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़ा होगा तभी आप इस आंसर को लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। एंड यू कैनॉट क्लेम कि भाई ये तो कोर्स से हटा हुआ है, कहाँ हटा हुआ है? कहीं हमने आपसे रोल पूछा? रोल तो हमने पूछा नहीं आपसे, हमने बस ये पूछा कि भाई बैंकिंग सिस्टम कैसे कंट्री को हेल्प करता है, काम खत्म। है ये वाला पॉइंट, प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट रोल ऑफ कमर्शियल बैंक के नाम से ना पूछ के डायरेक्ट आंसर पूछ लिया गया। ओके, चलो भाई। इकोनॉमिक्स में सर केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस हैं? हाँ हाँ, सब आएंगे, नॉट टू वरी, डोंट वरी, मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा, उसमें सब है, परेशान हो गई है, MCQ केस स्टडी सब। सेंट्रल बैंक क्या होता है? जो हर मोहल्ले के चौराहे पे लोकेटेड एट द सेंटर, दैट इज नॉट अ सेंट्रल बैंक। जो बैंकिंग को कंट्रोल करे पूरी कंट्री में चिल्ड्रन, द एपेक्स इंस्टीट्यूशन, लाइक हमारे केस में इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएस के केस में इट इज फेडरल रिजर्व सिस्टम बेसिकली। तो इनका बेसिकली काम क्या होता है? आपने मैनेजमेंट फंक्शन अगर पढ़े हो तो ये भी वही काम करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, हाउ द बैंक्स आर गोइंग टू वर्क, ये भी आरबीआई डिसाइड करेगा। सुपरवाइज करना कि इनका काम करने का तरीका ठीक हो। रेगुलेटिंग, टाइम टू टाइम इनको नोटिस सर्कुलर्स देना कि भाई आप कंट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट सो कॉल्ड यू कैन से बोल सकते हैं पिविटल रोल प्ले करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप कभी गड़बड़ नहीं हो सकते हैं। ये बातें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे कमर्शियल बैंक्स को समझाता है।
तो अल्टीमेटली रिजर्व बैंक को बोल सकते हैं आप कि घर में एकदम पापा मम्मी या दादाजी की तरह काम करते हैं। दे रेगुलेट द होल फैमिली बेसिकली। और अगर उन्होंने रेगुलेशन छोड़ दिया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। सो कंट्री में, किसी भी कंट्री में चलाने के लिए दो पॉलिसीज होती हैं चिल्ड्रन। वन इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी एंड अदर इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी। दैट पॉलिसी विच इज रिलेटेड what is called as with मनी सप्लाई इज मॉनेटरी पॉलिसी, और टैक्सेशन को जो गवर्न करती है इट इज फिस्कल पॉलिसी। तो टैक्सेशन को गवर्न करने का काम तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करता है, इसके अंडर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। बट मनी सप्लाई कंट्रोल करने का काम करता है आरबीआई। तो आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है एंड दे सी टू इट कि कंट्री में मनी सप्लाई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सो हर कंट्री का अपना अपना सिस्टम है। तो हमारे यहाँ आप आरबीआई के नाम से इसको जानते हैं। इंग्लैंड में आपको बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से मिलेगा। यूएस में इट इज फेडरल रिजर्व सिस्टम। फ्रांस में इट इज बैंक ऑफ फ्रांस एंड सो ऑन। पाकिस्तान में भी रिजर्व बैंक के नाम से ही है। 1694 में सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड को सेंट्रल बैंक के नाम से जाना गया था, बट उन्होंने काम इस तरह की हरकतें सेंट्रल बैंक वाली 1844 में स्टार्ट की। एंड इन आवर कंट्री इट इज रनिंग सिंस 1 अप्रैल 1935। तो पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे, द फर्स्ट वन चिल्ड्रन, वो ब्रिटिशर ही थे जो उनके वाइसरॉयज हुआ करते थे। बट जब इंडिया से वो लोग चले गए तो फिर हमारा सिस्टम चलाया गवर्नेंस का। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ढेर सारे कंट्री में ऑफिस होते हैं। सबसे बड़ा जो हेड ऑफिस है वो एक है। देन वी हैव रीजनल ऑफिसेस चिल्ड्रन, एंड देन वी हैव जोनल ऑफिसेस। तो आपको लखनऊ में जो नजर आता है वो जोनल ऑफिस है, कानपुर में जो नजर आता है वो रीजनल ऑफिस है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में इनका एक ऑफिस है, इट इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स कि कहाँ पे हमें इसकी जरूरत है। लॉजिक समझ में आ गया? सो 1 अप्रैल 1935 तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद नेशनलाइज किया गया इसको 1 अप्रैल 1949 को। अब ये नेशनलाइज का मतलब क्या होता है? हमारी कंट्री में जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना तो आरबीआई तो आया ही आया उसके साथ, एज वेल एज उसमें लिस्ट बनाई गई कुछ ऐसे बैंक जिनके ऊपर आरबीआई का 100% कंट्रोल होगा, और कुछ ऐसे बैंक जिनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाएगी। आई रिपीट, कुछ ऐसे जिनके ऊपर आरबीआई का पूरा कंट्रोल होगा, कोई ऑटोनॉमी नहीं है उनके पास, दे आर नेशनलाइज्ड बैंक बेसिकली। और कुछ ऐसे होंगे जो थोड़े अपनी अकल इस्तेमाल कर सकते हैं, दे आर नॉट कॉल्ड एज नेशनलाइज्ड बैंक्स। तो आप एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को जो प्राइवेट बैंक की भाषा में लाते हैं, तो प्राइवेट का मतलब क्या है ये मैंने आपको बता दिया था कि भाई दे आर नॉट हैविंग गवर्नमेंट फंडिंग बेसिकली। वो सरकार के पैसे से नहीं खोले गए हैं, बट गवर्नमेंट ने भी कुछ पैसा उसमें शेयर होल्डर के फॉर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसका जो हेड ऑफिस है इट इज इन मुंबई बेसिकली। मैंने आपको बोला ना जोनल ऑफिस होते हैं इनके, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। एंड देयर आफ्टर सो कॉल्ड दे हैव अदर ऑफिसेज इन इंडिया, जिनको हम रीजनल ऑफिस के नाम से बोलते हैं। और ये सब ऑफिसेज रिसेंटली नए खुले गए, ये पहले नहीं होते थे बेसिकली। तो डू नॉट अज्यूम कि हर चीज दिल्ली में है तो ये भी दिल्ली में होगा। आरबीआई हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन मुंबई बेसिकली। और जो अभी हमारे रिसेंट आरबीआई गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास, ये किसी जमाने में हुआ करते थे आरबीआई के सो कॉल्ड वो डायरेक्टर और इसी तरह की पोजीशन इनके पास थी। अब ये जाके बन गए हैं गवर्नर। पुराना कभी आपने 1 रुपए का नोट देखा हो अगर, तो उसमें आपको इनका सिग्नेचर भी नजर आएगा। तब ये फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। फाइनेंस सेक्रेटरी बेसिकली इंडिया की जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो वहां पे नेताजी तो 5 साल बाद चले जाएंगे, उनकी सरकार तो 5 साल की है। Nobody knows whether he is going to resume in the next tenure or not, but who will carry over the functions for a longer period of time? तो जितने ये सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इनको सो कॉल्ड सेक्रेटरी या सचिव के नाम से जाना जाता है। तो शक्तिकांत दास जी किसी जमाने में फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। गॉट इट? तो उसके बाद जब देखा गया भाई काम नाम इनका बहुत अच्छा है, देन ही वाज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ आरबीआई गवर्नर। सो पीपल अंडरस्टूड। अब कुछ डिफरेंसेस जरा मार्क कर लीजिए, अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए। डिफरेंसेस बिटवीन कमर्शियल बैंक्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक। पुट द हेडिंग फास्ट। पोजीशन, द फर्स्ट पॉइंट इज पोजीशन।
RBI is assumed to be at the top position, whereas commercial banks are its, you can say, subordinates बोल सकते हैं आप. Profit making is the second point. RBI प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करता. कमर्शियल बैंक को आप बोलिए भाई बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन दे दो, वो कहेंगे सॉरी वी कांट. थर्ड पॉइंट इज फंक्शंस. आरबीआई का फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ मनी नहीं होता है. वो बेसिकली बैंक के कंट्रोलिंग के लिए, सुपरविजन के लिए, प्रॉपर चैनलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री के लिए काम करते हैं. whereas कमर्शियल बैंक का बेसिक काम ही यही है, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स and to lend money as such. Thereafter, fourth point you can write economic functioning. कमर्शियल बैंक को इकोनॉमिक फंक्शनिंग से कोई लेना देना नहीं है. तो यू कैन से योर प्रिंसिपल इन द स्कूल इज सेंट्रल बैंक बेसिकली. क्या उनको इससे मतलब है किसी बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं किया? नॉट एट ऑल. बट जो आपके सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर है, दे आर कमर्शियल बैंक्स. दे आर कंसर्न्ड विद द क्लासरूम एक्टिविटीज. So principal is the central bank and class teacher, subject teacher is the commercial bank, you can say. समझ में आ गया? जो टीचर क्लास में आया, लेक्चर दिया, चला गया, पढ़े ना पढ़े आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं, नथिंग, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया. गॉट इट क्लियर? और जो आपको लग रहा है एकदम आपके शरीर के अंदर घुसा जा रहा है, कैसे नहीं पढ़ोगे तुम, पढ़ना तो तुमको पड़ेगा ही पड़ेगा, वो HDFC और ICICI बैंक हो गया. समझ में आ गया कि नहीं? चलिए. So we can say central bank is an organ of the government and therefore owned and managed. Ownership. तो सेंट्रल बैंक की जो ओनरशिप होती है वो भारत सरकार की होती है. बट HDFC बैंक की ओनरशिप किसके पास है सर? शेयर होल्डर्स हैं उसके. SBI की ओनरशिप किसके पास है सर? आप बोल सकते हैं कि सर 90% पैसा तो, या 70% पैसा, या लेटर से 60% स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया, बाकी उनके भी शेयर होल्डर्स होते हैं. तो आपके पापा के पास हो सकता है SBI का शेयर हो, ही इज ऑल्सो द ओनर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नियरेस्ट ब्रांच में जाए और बोले चलो ताला लगाओ सब लोग, चलो मैं इसका ओनर हूं, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ. नो, ये काम करने के लिए पापा को बनना पड़ेगा DPG, डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप एज सच. मतलब मेजॉरिटी शेयर्स खरीदने पड़ेंगे. देन मोनोपोली. आरबीआई की मोनोपोली होती है नोट इशू में चल रहे. कमर्शियल बैंक की मोनोपोली नहीं होती. क्यों नहीं होती सर? हर बैंक अगर नोट छापने लग जाएगा तो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इतना नोट छाप देंगे कि उतने नोट की कंट्री में कोई जरूरत ही नहीं है. और अगर जरूरत से ज्यादा नोट छप गए और लोगों को लोन मिल गया, व्हाट वुड हैपन चिल्ड्रन? दोज हु डू नॉट रिक्वायर, प्रोडिगल सन, आवारा याश टाइप के लोग, वो भी लोन ले लेंगे और वो सस्ती चीजों को भी महंगे दाम में खरीदने लग जाएंगे. तो शॉपकीपर इस बात का फायदा उठाएगा और कंट्री में प्राइसेस बढ़ जाएंगे एंड इट वुड रिजल्ट इनटू व्हाट? इन्फ्लेशन. समझ में आ गया? कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? वो डिपॉजिट लेकर उसी से लोन क्रिएट करते हैं, जिसे आप नाम देते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज डिपॉजिट मनी का. नेक्स्ट, the acts of commercial bank is banker, fiscal agent and they are advisor to the government, but commercial banks are advisors to their customers only. समझ में आ गया? तो आप बैंक में जाएंगे तो बैंक आपको एडवाइस करेगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छा है, इसमें पैसा लगाइए, ये इंश्योरेंस अच्छा है, इतने टाइम की डिपॉजिट स्कीम ले लीजिए वगैरह वगैरह. बट आरबीआई गवर्नमेंट को बोलता है कि भाई किस कंट्री के साथ सोशल या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रिलेशन रखे जाएं या ना रखे जाएं. जब राफेल की डील हुई तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को जब बोला तो आरबीआई से पूछ के ही बोला होगा कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 59,000 करोड़ पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे. देन चिल्ड्रन, एवरी कंट्री हैज ओनली वन, तो आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी. हर कंट्री में कमर्शियल बैंक्स तो ढेर सारे होते हैं बट सेंट्रल बैंक हर देश में सिर्फ एक ही होगा. समझ में आ गया? बट यूएस में थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंट है. यूएस इज द ओनली एक्सेप्शन इन दिस रिगार्ड वेयर 12 फेडरल बैंक्स आर फंक्शनिंग, ईच हैविंग अथॉरिटी ओवर अ वेल डिफाइंड एरिया. यूएसए का फुल फॉर्म पता है आपको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो छोटे छोटे देश हुआ करते थे. यूएस के फ्लैग में 51 स्टार्स शायद देखे होंगे आपने, 50, 51.
50, चलिए 50 मान लेते हैं। मेरे को किसी ने 51 बताया था, शगुन का हो सकता है बता दिया होगा। तो ये 50 छोटे छोटे स्टेट्स थे जो मिलके एक देश बन गए। जैसे यूएई है चिल्ड्रन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 7 स्मॉल आप बोल सकते हैं आइलैंड ही थे एक तरह से बेसिकली। और इसमें दुबई है, अल खैमा है, देन वो शारजा भी है, और 2-4 और होंगे। हाँ, और वो भी है, क्या कहते हैं, मस्कट भी है। और अच्छा, ओमान में, सॉरी सॉरी, हाँ एम से ही क्या नाम बताया, हाँ मजदर। ऐसे ये 7 हैं टोटल बेसिकली। इन्होंने मिला के एक देश बना लिया। अब जिसमें दुबई जो है, इनके राजा के पास बहुत पैसा है, तो बोला गया कि भाई चलो इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए इनके राजा को। तो ये 7 छोटे छोटे देश मिलके या आइलैंड्स मिलके, टापू मिलके एक देश बना लिया अपने आप को। ऐसे ही यूएस ने काम किया बेसिकली। गॉट इट। तो यहाँ पे ये जो 50 स्टेट्स मिल गए, ये 50 स्टेट्स मिलकर ही पूरे देश को चलाते हैं। इसीलिए इनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर वाला कोई सिस्टम नहीं होता है, तो इन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया बेसिकली, रूलिंग अथॉरिटी। तो हमारे यहाँ जो एक्टिविटी प्राइम मिनिस्टर की होती है, इनके यहाँ प्रेसिडेंट की होती है। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीपल फेडरल बैंक्स हैं। अब मान लीजिए एज इट इज रिटर्न की 12 फेडरल बैंक वहां पे होंगे, तो ये भी एक तरह से बोला जाए तो फेडरल रिजर्व सिस्टम की ब्रांचेस हैं। जैसे हमारे यहाँ जोनल ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, रीजनल ऑफिस आरबीआई के हैं, वैसे ही ये भी काम करते हैं। तो यहाँ लिखा जरूर है, यूएस इज द ओनली एक्सेप्शन वेयर 12 फेडरल बैंक्स आर वर्किंग। सब ने अपनी अपनी अथॉरिटी बांध रखी है। अगर 100 करोड़ डॉलर छपने हैं, तो सबको बोल दिया जाएगा भाई 8-8, 9-9 करोड़ डॉलर सब छाप लो। तो काम ये मिल बांट के ही करते हैं, काम वैसे ही करते हैं। तो दिस एक्सेप्शन इज ऑफ नो यूज बेसिकली, बस याद रखिएगा। बट कमर्शियल बैंक्स हर कंट्री में क्या चल रहे हैं, ब्रांचेस लाखों में होती हैं, लाखों में। इवन आप अपने शहर में, अपनी कॉलोनी में अगर देखें अगल बगल कितने बैंक्स हैं, तो शायद आपको 15-20 बैंक्स नजर आ जाएंगे। और सारे बैंक्स का वे ऑफ वर्किंग बेसिकली सेम होता है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सिंपली गवर्न्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ गई बात चलन, समझ में आ गई बात पक्का। चलिए, तो अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक।